हमारी आज की कहानी है अनोखा मुकदमा। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी जिंदगी और मौत से जूझती आशा जी लगातार शून्य में निहारती जा रही थी। तभी उनके पति मदन लाल जी कमरे में दाखिल हुए तो आशा जी कांपते स्वर में बोली, सुनिए तो, क्या हमारा बेटा यश आज भी नहीं आया? क्या आपने उसे बताया नहीं कि मैं यहाँ इस हालत में हूँ और मुझे उसकी कितनी याद आ रही है? तभी मदन लाल जी अपनी पत्नी की ओर देखते हुए एक झूठी मुस्कान के साथ बोले, तुम भी हद करती हो आशा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बेटे को तुम्हारी फिक्र नहीं है? दरअसल जब तुम्हारा बेटा तुमसे मिलने आया तो उस समय तुम्हारी आंख लगी थी और वो तो तुम्हें उठाने ही वाला था कि मैंने उसे मना कर दिया, ये सोचकर कि कहीं तुम्हें परेशानी ना हो। लेकिन तुम चिंता मत करो, उसने मुझे बताया है कि कुछ ही दिनों में वो पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर यहाँ वापस आ जाएगा। फिर तुम उसे जी भरकर मिल लेना। मदन लाल जी की ये बात सुनकर आशा जी नाराजगी भरे स्वर में कहने लगी, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? आप भी हद करते हैं। अगर मैं जाग जाती तो क्या फर्क पड़ता था? वैसे भी तो पूरा दिन बिस्तर पर ही पड़ी हूँ। सुनिए जी, मेरा यहाँ मन नहीं लगता। आप डॉक्टर से पूछिए ना कि हमें घर कब भेजेंगे। आशा जी की ये बात सुनकर मदन लाल जी कुछ देर निशब्द से हो गए। फिर बोले, अरे हाँ, वो मेरी डॉक्टर से बात हुई थी। उन्होंने कहा है कि जल्दी ही तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे। बस तुम चिंता मत करो। ऐसा कहकर मदन लाल जी कमरे से बाहर आ गए और बाहर रखे बेंच पर बैठ गए। अब तक उनकी आंखें आंसुओं से सराबोर हो चुकी थी। आंखों के आंसू पोंछते हुए वे अनायास ही अतीत के पन्ने पलटने लगे। मदन लाल जी के पिता गांव के जाने माने इज्जतदार और धनी व्यक्तियों में से एक थे। गांव के सभी लोग उन्हें बहुत मानते थे और जब से मदन लाल जी की सरकारी नौकरी लगी तब से तो उनके पिता की इज्जत में 4 चांद लग गए थे। इसके बाद उनके पिता ने अपनी ही रिश्तेदारी में उनके लिए एक रिश्ता ढूंढा और अपने पिता की बात मानकर मदन लाल जी ने भी आशा जी से शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के बाद बहुत वर्ष बीत गए थे, लेकिन मदन लाल जी और आशा जी की कोई औलाद नहीं हुई, जिस कारण आशा जी बहुत परेशान रहती थी। उधर घर वाले मदन लाल जी पर दूसरी शादी करने का दबाव बनाते थे। इन सब चीजों के बीच आशा जी पूरी तरह टूट चुकी थी। दिन रात ईश्वर से यही प्रार्थना करती कि भगवान उनकी सूनी गोद भर दे। आखिरकार विवाह के पूरे 10 वर्षों के बाद उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ और उनकी जिंदगी तो मानो खुशियों से भर गई। उन्होंने अपनी औलाद को बड़े लाडों से पालकर बड़ा किया, परंतु ये बात भी सत्य है कि वक्त पलटते देर नहीं लगती। कुछ ऐसा ही हुआ मदन लाल जी और आशा जी के साथ भी। मदन लाल जी के पिता तो पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे और अब उन्हें पता चला कि उनकी माँ भी कैंसर से जूझ रही है। उनके इलाज में उन्होंने अपना बहुत सारा धन खर्च किया, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, परंतु फिर भी वे अपनी माँ को बचा नहीं पाए। समय बीतता गया और एक दिन उनका बेटा यश जब घर लौटा तो खुशी से चिल्लाते हुए बोला, माँ, मैंने 12वीं की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास की है। ये सुनकर वे दोनों खुशी से फूले न समाये। फिर यश ने कहा, अब मैं आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहता हूँ। अगर मैंने वहां से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। यश की ये बात सुनकर मदन लाल जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। तभी आशा जी ने कहा, बेटा, यहाँ इतने अच्छे कॉलेज हैं, पढ़ाई तो तू यहाँ रहकर भी कर सकता है और तुझे मालूम ही है कि अभी तेरे पिता को पैसों की तंगी चल रही है। परंतु यश ने कहा, मेरा एक सही फैसला मेरे आने वाली जिंदगी को आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है। वहाँ पढ़ाई करने के बाद सफलता मेरे कदम चूमेगी और हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। एक बार जब मैं वहाँ सेट हो जाऊंगा तो मैं आप दोनों को भी अपने साथ ही ले जाऊंगा। फिर आप लोगों को
आराम ही आराम होगा। बेटे की ये दलील सुनकर मदन लाल जी उसे विदेश भेजने को तैयार हो गए। उन्होंने अपने पास बची सारी जमा पूंजी का हिसाब लगाया, लेकिन फिर भी पैसे कम पड़ रहे थे। इसलिए बाकी के पैसों का इंतजाम करने के लिए उन्हें अपना घर गिरवी तक रखना पड़ा और भारी मन से अपने बेटे को विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया। इधर बेटे के जाने के बाद मदन लाल जी और आशा जी बिल्कुल अकेले रह गए थे। दिन रात उन्हें अपने बेटे की याद सताती रहती थी। अब वे दोनों इस आस में जी रहे थे कि एक दिन उनका बेटा जब कामयाब हो जाएगा तो उन्हें अपने साथ ले जाएगा। देखते ही देखते कई वर्ष बीत गए। उनके बेटे की पढ़ाई पूरी होने के बाद विदेश में ही उसकी नौकरी भी लग गई। अब वो अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त हो गया था कि उसके पास अपने माता पिता को याद करने तक का भी समय नहीं था। मदन लाल जी की सरकारी नौकरी से जो पेंशन उन्हें मिल रही थी, उसी से उन दोनों का गुजारा चल रहा था। बेटे की याद में वो समय काट रहे थे। एक दिन मदन लाल जी खुश होते हुए बोले, अरे आशा, तुम्हारे बेटे का फोन आया था। उसने कहा है कि अब उसे भारत में ही बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। वो कल ही यहाँ वापस आ रहा है। ये सुनकर आशा जी बहुत खुश हो गई, क्योंकि बरसों बाद उनका बेटा यश उनके पास वापस आ रहा था। अगले दिन जब यश अपने घर पहुंचा तो आशा जी और मदन जी उसे एक लड़की के साथ देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वो लड़की कुछ ज्यादा ही मॉडर्न थी। आशा जी और मदन लाल जी के मन में कई प्रश्न कौंध रहे थे। यश ने अपने माता पिता के पैर छुए और उस लड़की से मिलवाते हुए कहा, माँ, पिताजी, ये मेरी दोस्त रिया है और मेरे साथ काम करती है। ये बात सुनकर वे दोनों कुछ हैरान हुए, परंतु उन्होंने अपना व्यवहार सामान्य बनाए रखा। आज इतने समय बाद उनका बेटा वापस लौटा था, इसलिए आशा जी उसके लिए उसकी पसंद के व्यंजन बनाकर ले आई। खाना खाकर यश अपने कमरे में आराम करने चला गया और आशा जी ने उसके साथ आई लड़की को मेहमानों वाले कमरे में आराम करने को कहा। इसके बाद जब आशा जी अपने कमरे में वापस लौटी तो देखा कि मदन लाल जी किसी सोच में डूबे हुए थे। तभी आशा जी ने पूछा, अरे क्या हुआ, कुछ परेशान से लग रहे हैं। फिर मदन लाल जी बोले, आशा, तुम्हें याद है जब मेरी रिटायरमेंट थी और यश यहाँ आया था, तब भी हम इसी तरह बहुत खुश थे कि हमारा बेटा हमारी खुशियों में शामिल होने आया है। लेकिन वो तो वास्तव में मेरे रिटायरमेंट पर मिले हुए पैसे हड़पने के लिए आया था और जब उसे वो पैसे मिल गए तो अगले ही दिन अपना मतलब निकालकर चलता बना था। मदन लाल जी की ये बात सुनकर आशा जी थोड़ी नाराजगी जताती हुई बोली, अरे आप भी कैसी बातें करते हैं। अब हमारा जो कुछ भी है हमारे अपने बेटे का ही तो है और आज नहीं तो कल हमने उसी को सब कुछ देना था। नहीं आशा, बात वो नहीं है। हमारा सब कुछ उसका है, लेकिन हमारे मरने के बाद। तुम नहीं जानती आशा, आज के जमाने में पैसा बहुत बड़ी चीज है। फिर आशा जी बोली, अरे आप तो बिना मतलब ही इतना सोचने लगे। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा बेटा हमसे बहुत प्यार करता है। अब आप इन सब फालतू की बातों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए और चलिए, मैं चाय बना रही हूँ, आकर चाय पी लीजिए। थोड़ी ही देर में यश भी आराम करके बाहर आ गया और चाय पीने के बाद अपने पिता से कहने लगा, पिताजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो मदन लाल जी बोले, हाँ बेटा, बताओ क्या बात है। फिर यश ने कहा, पिताजी, दरअसल बात ये है कि मैं और रिया शादी करना चाहते हैं। इतनी बात सुनते ही आशा जी और मदन लाल जी चौंक गए। यश बोला, पिताजी, मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ आ ही गए हैं तो जल्दी से शादी का काम भी निपटा लेते हैं, क्योंकि इसी हफ्ते हमें नौकरी के लिए गुड़गांव जाना है। मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस में पहले ही अप्लाई कर दिया था। मदन लाल जी उसकी ओर
हैरानी से देखते जा रहे थे। उन्हें तो जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था और फिर कहने लगे, क्या कहा तुमने? तुमने शादी का फैसला ले लिया? रजिस्ट्रार ऑफिस में अप्लाई भी कर दिया? ना तो तुमने हमसे कुछ पूछा और ना ही कुछ बताया, और बिना कुछ बात किए तुमने ये तय कर लिया कि तुमने शादी करनी है। फिर आशा जी ने कहा, बेटा, इतना बड़ा फैसला तुमने हमारी मर्जी के बिना कैसे ले लिया? फिर यश ने कहा, अरे यार, आप लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया। शादी मुझे करनी है, जिंदगी मुझे गुजारनी है, तो इसमें मर्जी भी मेरी ही चलेगी ना। आप लोगों का क्या है? आप लोग तो मेरी शादी गांव की किसी लड़की से करवा देते, लेकिन मुझे उम्र भर के लिए किसी गवार के साथ नहीं रहना। रिया मेरी पसंद की लड़की है और मैं उसी से शादी करूंगा। फिर आशा जी गुस्से से ऊंची आवाज में बोली, यश, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम अपने पिताजी से बात कर रहे हो। तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि तुम्हें अपने बड़ों से इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। अरे प्लीज माँ, अब आप शुरू मत हो जाओ। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? ऐसा तो नहीं है कि मैंने शादी कर ली और आप लोगों को बताया भी नहीं। आपको बताकर ही शादी कर रहा हूँ, फिर इतना बखेड़ा खड़ा करने की क्या जरूरत है? बिना मतलब के आप ड्रामा क्रिएट कर रही हैं। आज बेटे का बदला हुआ रूप देखकर आशा जी के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा और कहने लगी, ड्रामा? तेरे माँ बाप की फिक्र और उनका प्यार तुझे ड्रामा लगता है? बेटा, हमें तुम्हारी खुशियों से कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो केवल इस बात की फिक्र है कि कहीं तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान ना आ जाए जिसके कारण तुम्हें उम्र भर दुख झेलना पड़े और पछताना पड़े। जिस समय आशा जी अपने बेटे को समझा रही थी, उसी समय रिया कमरे से बाहर निकली और उसने आशा जी की सारी बात सुन ली। तभी रिया भड़क उठी और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगी, यश, क्या तुम यहाँ मेरी बेइज्जती करवाने के लिए लेकर आए हो? तुम्हें दिखता नहीं कि तुम्हारी माँ मेरी कितनी इंसल्ट कर रही है और तुम यहाँ चुपचाप खड़े हुए उनकी बातें सुन रहे हो? अगर अभी तुम्हारा ये हाल है तो शादी के बाद तो ना जाने क्या करोगे। मुझे ऐसे इंसान के साथ सारी उम्र नहीं बितानी। तुम रहो अपने घर वालों के साथ, मैं जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए रिया कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगी। तभी यश बोला, क्या माँ, बिना मतलब बात का बतंगड़ बना दिया और उस बेचारी का दिल ही दुखा दिया। गांव के लोग हो ना, हरकतें भी वैसी ही करोगे। आप लोगों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। ऐसा कहते हुए यश भी तमतमाता हुआ रिया के कमरे में चला गया। आशा जी और मदन लाल जी खड़े के खड़े रह गए। जिस बेटे के लिए आज तक वे इतना त्याग करते आए थे, उसके मुंह से इतनी बातें सुननी पड़ेंगी, ये तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कितनी उम्मीद और विश्वास के साथ उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उसे विदेश में भेजा था। क्या इसलिए कि एक दिन वो उन्हें कंगाल करके सड़क पर ला देगा? उधर रिया अपना सामान पैक करके जैसे ही कमरे से बाहर निकली, उसी समय यश भी अपना बैग लेकर उसके पीछे पीछे निकल गया। दोनों बूढ़े माँ बाप भरी आंखों से अपने बेटे को उस लड़की के पीछे पीछे जाते देखते रह गए, लेकिन एक बार भी यश ने उन्हें मुड़कर नहीं देखा। यश तो चला गया था, लेकिन पीछे अपने माँ बाप के लिए जिंदगी भर का दुख और पीड़ा छोड़ गया। लेकिन शायद अभी और भी दुख और तकलीफें उनका इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे जब कुछ वर्ष बीते तो जिन लोगों से मदन लाल जी ने अपने बेटे को विदेश भेजने के लिए कर्ज लिया था, अब वे लोग उनके घर पर आकर उनसे कर्ज मांगने लगे। परेशान होकर उन्होंने अपने बेटे यश को फोन किया और उससे मदद मांगी, लेकिन मदद करने की बजाय यश ने उल्टा उन्हें चार बातें सुना दी और बोला, मदद करना तो दूर, मैं आप लोगों का
चेहरा तक नहीं देखना चाहता। मेरी छोटी सी बात का आपने इतना बवाल बना दिया। जिस लड़की से शादी करने की बात को लेकर आप लोगों ने इतना तमाशा बना दिया था, मैंने उसी लड़की से शादी कर ली है। अब मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है और दोबारा मुझे फोन करने की कोशिश मत करना। ऐसा कहकर उसने फोन रख दिया। इतनी बात सुनते ही मदन लाल जी के हाथों से फोन छूट गया। वे पत्थर बने वहीं के वहीं खड़े रह गए। उधर आशा जी जब रसोई घर से बाहर आई तो अपने पति की हालत देखकर घबरा गई और बोली, क्या हुआ आपको? उसी समय मदन लाल जी की आंखों से आंसुओं का झरना फूट पड़ा। उन्हें इस तरह रोते हुए देखकर आशा जी और घबरा गई। अजी, लेकिन मुझे बताइए तो हुआ क्या है? हमारा बेटा ठीक तो है ना? फिर मदन लाल जी अपने आंसू पोंछते हुए बोले, तुम्हारा बेटा तो बिल्कुल ठीक है आशा, बस हमारी हालत ठीक नहीं है। हमारा भाग्य हमसे रूठ गया है। ना जाने हमारी परवरिश में कौन सी कमी रह गई थी। तुम्हारे बेटे ने आज जो वक्त हमें दिखाया है उसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा कहते हुए मदन लाल जी ने उन्हें अपनी और अपने बेटे के बीच हुई सारी बात के बारे में बताया। तो आशा जी गुस्से से बोली, आखिर आपसे ऐसे कैसे बात कर सकता है वो? उसका दिमाग खराब हो गया है। लाइए मैं उससे बात करती हूँ। अब मदन लाल जी समझ चुके थे कि उनका बेटा उनका नहीं रहा। अब तो जैसे तैसे उन दोनों को एक दूसरे के सहारे ही जिंदगी काटनी होगी। लेकिन आशा जी अभी तक इस सच को स्वीकार करने की हालत में नहीं थी। उन्होंने बहुत बार अपने बेटे को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो फोन काट देता। उधर मदन लाल जी मन ही मन ये बात सोचकर परेशान थे कि अगर यश ने अपनी माँ को भी फोन पर उल्टा सीधा कह दिया तो आशा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आखिर अपनी पत्नी के अलावा अब उनका था ही कौन। इसलिए वो अक्सर अपनी पत्नी से मना किया करते थे कि तुम्हारा बेटा बिजी रहता है, उसे हर वक्त फोन मत किया करो। और एक दिन वही हुआ जिसका मदन लाल जी को डर था। जब आशा जी ने एक बार फिर से फोन लगाने की कोशिश की तो दूसरी तरफ से यश की आवाज आई, क्या आपको एक बार समझ नहीं आता? यदि मैंने फोन नहीं उठाया तो मैं बिजी हूँ। इतनी भी तमीज नहीं है कि जब कोई इंसान एक बार फोन ना उठाए तो दोबारा फोन नहीं करना चाहिए। मेरा आपसे अब कोई मतलब नहीं है। आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती क्या? आशा जी, जिनकी तबीयत पहले से ही खराब चल रही थी, अपने इकलौते बेटे के बदतमीजी भरे व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर पाई और चक्कर खाकर बेहोश हो गई। मदन लाल जी ने अपने पड़ोसियों की मदद से उन्हें अस्पताल में पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टर ने चेकअप किया और कुछ टेस्ट करवाए, लेकिन जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मदन लाल जी के दुख का कोई ठोर ना रहा, क्योंकि आशा जी को दिल का दौरा पड़ा था। यदि उनका समय पर ऑपरेशन करवा लिया जाता है तो वो अपना बाकी का जीवन जी सकेंगी। अन्यथा कुछ कहा नहीं जा सकता था कि उनके पास कितना समय है। जब डॉक्टर ने मदन लाल जी को सारी बात बताई तो उनके हाथ पैर सुन्न हो गए। अपनी जीवन संगिनी को खोने का डर उन्हें अंदर ही अंदर खाने लगा। वो अपनी पत्नी को कैसे बचाएं, उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी अपने बेटे पर न्यौछावर कर दी थी। घबराहट के कारण उनके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। कमरे के बाहर बैठे हुए मदन लाल जी को चिंता खाए जा रही थी कि अब वो अपनी पत्नी का इलाज कैसे करवा पाएंगे। उनके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे और पेंशन के पैसों से तो जैसे तैसे उनका खर्च चल रहा था। अपने किसी रिश्तेदार से कर्ज लेने की बात सोचते हुए वो जैसे ही बाहर की ओर जाने लगे तभी वो एक आदमी से टकराए। माफ कीजिएगा भाई साहब, ऐसा कहते हुए जैसे ही उन्होंने अपनी नजर उठाकर देखा
तो एकाएक उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। उन्होंने हंसते हुए उस आदमी से हाथ मिलाया और बोले, अरे राजेश तुम। तो सामने वाला व्यक्ति भी मदन लाल जी से हाथ मिलाता हुआ उनके गले लग गया और बोला, अरे मदन लाल तुम कैसे हो? आज इतने वर्षों बाद तुमसे मिलना हुआ, तो वो भी अस्पताल में। तुम ठीक तो हो? यहाँ कैसे आए हो? फिर मदन लाल जी ने कहा, अरे यार मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, बस तुम्हारी भाभी यहाँ एडमिट है। तो राजेश जी बोले, क्या हुआ? सब ठीक तो है? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? मदन लाल जी तो वैसे भी काफी समय से परेशान थे और कब से अपना दुख किसी के साथ बांटना चाहते थे। इतने दिनों बाद उन्हें अपना कोई मिला था जिसके साथ वो अपनी जिंदगी का हाल चाल बांट सके। आज उनका दोस्त उन्हें मिला तो उन्होंने अपने जीवन की किताब उनके सामने खोल कर रख दी। मदन लाल जी ने सारी बात राजेश जी को बताई तो राजेश जी को ये सुनकर धक्का लगा कि जिस बेटे के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वही बेटा आज अपनी माँ को बचाने की कोशिश करना तो दूर, उसका हालचाल जानने भी नहीं आ रहा। राजेश जी बड़े ही विचारशील व्यक्ति थे। उन्होंने उन्हें हौसला देते हुए कहा, अरे यार धीरज रखो, ये समय रोने का या हिम्मत हारने का नहीं है, बल्कि इस समय तो तुम्हें दिमाग से काम लेना चाहिए और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है उन्हें सबक सिखाओ। बता दो कि तुम भी उनके बाप हो और उन पर निर्भर नहीं हो। अगर तुम उनसे कुछ मांग रहे हो तो वो तुम्हारा अधिकार है। जो उन्होंने तुम्हें प्यार से नहीं दिया, तुम उनसे सख्ती से भी मांग सकते हो। अपने दोस्त की ये बातें सुनकर मदन लाल जी उन्हें प्रश्न भरी निगाह से देखने लगे। तभी राजेश जी बोले, दोस्त तुम्हें थोड़ा सा कठोर बनना होगा, तभी तुम उसे सबक सिखा सकते हो। फिर राजेश जी ने मदन लाल जी को जैसे जैसे करने को कहा, उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। अगले ही दिन उन्होंने अपने बेटे पर केस दर्ज कर दिया और धोखाधड़ी का केस करते हुए अपने बेटे पर आरोप लगाया कि उसने उनसे रिटायरमेंट के वक्त मिली हुई सारी रकम धोखे से हड़प ली है। उधर बड़े शहर में रह रहे बेटे के पास जब नोटिस पहुंचा तो उसने तुरंत अपने पिता को फोन किया, लेकिन मदन लाल जी ने उसका फोन नहीं उठाया। आखिरकार वो अपने पिता के घर उनसे मिलने आ पहुंचा और गुस्से से बोला, ये सब क्या है पिताजी? अपने बेटे पर आप केस कैसे कर सकते हैं? फिर मदन लाल जी बोले, मैंने जो किया है सोच समझ कर किया है। आगे की बात तुमसे मेरा वकील करेगा। अगर तुम पैसे देने को तैयार हो तो मैं ये केस वापस ले सकता हूँ। इस पर यश बोला, अब वो पैसे मेरे पास नहीं है, वो पैसे तो कब के खर्च हो चुके हैं। और कैसे पिता हैं आप जो अपने बेटे को अदालत में घसीट रहे हैं? फिर मदन लाल जी अपने बेटे यश से बोले, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें धक्के देकर निकालना नहीं चाहता और ये सब बातें तुम मेरे सामने ना ही करो तो ही अच्छा होगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने यश के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और अगले ही दिन ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई कि एक पिता ने अपने ही बेटे पर केस कर दिया है, क्योंकि उनके बेटे ने धोखाधड़ी से अपने पिता के सारे पैसे हथिया लिए और मुसीबत के समय अपना पल्ला झाड़ लिया। अपनी बदनामी होते देख यश को आज बहुत जिल्लत महसूस हो रही थी। अपना केस लड़ने के लिए उसने एक वकील हायर किया। उधर मदन लाल जी के दोस्त राजेश जी ने लोकल न्यूज रिपोर्टर की मदद से इस खबर को पूरे सोशल मीडिया पर वायरल करवा दिया। सभी शहरों में ये ब्रेकिंग न्यूज दिखाई जाने लगी कि कैसे एक बेटे ने अपने बाप के साथ धोखा किया और मृत्यु शैया पर पड़ी अपनी माँ को देखने तक नहीं आया। यश का बेटा 6 साल का हो चुका था। एक दिन जब वो मोबाइल चला रहा था तो उसने मोबाइल पर अपने पापा की फोटो के साथ खबर देखी कि ये इंसान
एक धोखेबाज इंसान है। इस नालायक बेटे ने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में मरने के लिए छोड़ दिया और धोखे से उनसे सारे पैसे हड़प लिए। यश जब कोर्ट से होकर वापस लौटा तो उसका बेटा उसे बोला, पापा, क्या आप धोखेबाज हैं? क्या आप नालायक हैं? अपने छोटे से बेटे के मुंह से ये बात सुनकर यश स्तब्ध रह गया और आश्चर्य से बोला, ये तुम्हें किसने सिखाया? तो वो छोटा सा बच्चा बोला, पापा, ये बात मैंने मोबाइल से सुनी है। आपने अपने पापा के साथ चीट क्यों किया? आपने उनसे पैसे क्यों छीन लिए? फिर यश ने कहा, बेटा, ये सब तो मैं आपका फ्यूचर बनाने के लिए कर रहा हूँ, इसे चीट करना नहीं कहते। तब उसका बेटा बोला, नहीं पापा, आप चीटर हो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी आपके साथ ऐसा ही करूंगा, आपसे सारे पैसे ले लूंगा। बच्चे ने बड़ी मासूमियत से ऐसी बात कह दी जिसने यश को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसे एहसास होने लगा कि उसके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। उन्होंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, अपनी सारी खुशियां उस पर न्यौछावर कर दी, अपना घर तक गिरवी रख दिया और आज जब उन्हें उसकी जरूरत थी तो उसने पल्ला झाड़ लिया। पूरे देश में ये केस इतनी चर्चा का विषय बना हुआ था कि लगभग हर व्यक्ति को सब कुछ मालूम था कि कैसे एक बुजुर्ग महिला की जिंदगी इस केस पर निर्भर थी। केस की गंभीरता को देखते हुए अदालत में सुनवाई जल्द से जल्द शुरू की गई। जब वकील ने यश की करतूत को जज के सामने खोल खोल कर बयान किया तो वो शर्म के कारण जमीन में धंसा जा रहा था। आज उसकी आंखों में चालाकी और फरेब के स्थान पर पछतावा और दुख था। जब जज ने मदन लाल जी से अपने ही बेटे पर केस करने का कारण पूछा तो उन्होंने सारी सच्चाई बयां कर दी और बचपन से लेकर आज तक उन्होंने अपने बेटे के लिए क्या क्या किया और किन किन हालातों में उन्होंने उसे विदेश भेजा, सब कुछ बताया। और ये सब बताते हुए वो अपनी भावनाओं पर काबू ना रख सके और फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें इस तरह रोते देख वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। यहाँ तक कि जज साहब की आंखें भी भीग गई कि कैसे एक औलाद अपना मतलब निकल जाने पर अपने माँ बाप को तड़पने के लिए छोड़ देती है। यश को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसने सबके सामने हाथ जोड़कर अपने पिता से माफी मांगी और अपने पिता को सारे पैसे वापस लौटाने का वादा किया। तो मदन लाल जी ने भी अपना केस वापस ले लिया और यश को लेकर अपनी पत्नी आशा के पास अस्पताल गए। जब यश ने बिस्तर पर लेटी अपनी माँ को देखा तो उसे तो मानो काटो तो खून नहीं। उसने देखा कि उसकी माँ के कमजोर चेहरे पर झुर्रियों का एक जाल सा बन गया था और वो लगभग कंकाल में तब्दील हो चुकी थी। परंतु इस अवस्था में भी जब आशा जी ने अपने बेटे को देखा तो वो मुस्कुराने लगी और कांपते हाथों से उन्होंने अपने बेटे को इशारे से अपने पास बुलाया। परंतु आज यश अपनी माँ की ऐसी हालत नहीं देख पा रहा था। अपनी माँ का हाथ पकड़कर बहुत देर तक वो रोता रहा और उनसे माफी मांगता रहा। फिर मदन लाल जी ने अपनी पत्नी के सर को सहलाते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा बेटा आ गया है, अब तो खुश होना। फिर आशा जी ने मुस्कुराहट के साथ अपनी गर्दन हिला दी। अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए यश ने पैसे जुटाए और 2 दिनों के अंदर ही उनका ऑपरेशन करवा दिया गया। अब यश उन्हें अपने साथ अपने घर पर लेकर गया और अपनी पत्नी को खास हिदायत दी कि आज के बाद इस घर में रहते हुए उसके माँ बाप को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज भी रह रहकर वो वाक्य यश के कानों में गूंजने लगता है जो उसके बेटे ने उसे कहा था कि पापा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी आपके साथ ऐसी ही चीटिंग करूंगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना
बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।